जी जनाब, आपने घर जाके पढ़ा और घर जाके लिखा, कितना टाइम लगा लिखने में? 1 घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट। साफ राइटिंग में पता लगा उन्होंने लिख लिया था, बस उसके बाद पता नहीं लगा कि मैंने लिखा क्या है। असल में ऐसा लिखना है कि दोबारा अपने ही काम आए, ऐसा ना हो कि दोबारा देखते रहें कि ये क्या लिखा हुआ क्या है। तो 15 मिनट, पौना घंटा, 1 घंटा, कितना टाइम लगा? 1 घंटा। हाँ जी, कितना टाइम लगा? पहले से लिखा हुआ था 0 मिनट। 0 मिनट इनके पास पहले से लिखा हुआ था। हाँ जी, 1 घंटा। इसका मतलब है कि 2 सफ़े 1 घंटा, वही फार्मूला, आधे घंटे पे 1 सफ़ा। तो पॉसिबल है, बस हर दिन थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किसी भी दिन अगर स्किप कर दिया, छोड़ दिया, मिस कर दिया तो कहानी मुश्किल होती चली जाएगी। तो क्या हम रेडी हैं? कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा, हर अगले दिन पिछले दिन का रिकैप होगा, फिर आपने साथ साथ सवाल पूछने हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप रिकैप देता चला जाऊंगा। हम लोगों ने डिस्कशन की सबसे पहले कि एक चीज़ होती है प्रॉमिस। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। फिर हमने पढ़ा प्रॉमिस से आगे की एक चीज़ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता था भला? कंसिडरेशन ऐड हो जाती थी। प्रॉमिस में कोई कारोबारी वजह ऐड हो जाती थी, यानी कंसिडरेशन कोई कमर्शियल चीज़ है, कुछ कुछ ऐसा है जिसमें कोई बेनिफिट है, कोई रुपए पैसे, कोई गुड सर्विस, कोई ना कोई चीज़ आपको मिल रही है, तो वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन ऐड हो जाती है वो बन जाता है एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट में क्या ऐड करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लीगल बाइंडिंग है। वो एग्रीमेंट जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, जिसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी ऐड कर दी जाती है और उसके बाद आप कानून में उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो गई। तो प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों की डिस्क्रिप्शन में या इन तीनों के अंदर लिखी हुई इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, कोई चीज़ जो इसमें नहीं समझ आ रही? सब क्लियर है? पक्का? जी जी। एक बंदे ने दूसरे को टीवी दे दिया 20,000 का, ठीक है जी। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि ये 20,000 में टीवी ले लो और दूसरे ने 20,000 का वो टीवी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कम से कम एग्रीमेंट तो है, क्योंकि इसमें एक ऑफर है, एक एक्सेप्टेंस है, एक कमर्शियल वजह है, टीवी और 20,000 रुपये। तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट तक तो है। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसमें लीगल बाइंडिंग है या नहीं। यानी जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या कुछ गवाह मौजूद थे? जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या ये राइटिंग में किया, क्या ये स्टाम्प पेपर पे हुआ? तो ये डिपेंड करता है कि क्या उसकी ऐसी शक्ल थी कि कल को अदालत में ले जाके साबित किया जा सके। अगर तो वो अदालत में ले जाके साबित करके कानूनी तौर पे उसको एग्जीक्यूट करवा सके तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर ये एक आपस का एक इस तरह का मामला था जो जिसकी कोई नोटिंग नहीं हुई, जिसका कुछ और इस तरह से नहीं है, जिसको अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में अगर लीगल बाइंडिंग ऐड होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ऑनवर्ड हम लोग हर जगह लीगल बाइंडिंग ढूंढेंगे नहीं। अगर किताब में बताएगी एक बंदे ने दूसरे से एग्रीमेंट किया था कि मैं तुमसे टीवी खरीदूंगा और वो बाद में उसने नहीं दिया, तो हम कहेंगे हाँ भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। समझने के लिए हम बता रहे हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक फर्क है वो लीगल बाइंडिंग का है। लेकिन आगे किताब हमें जब जब भी एग्जांपल देगी या आईकेएफ का सवाल आएगा तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाके नहीं देखेंगे। वो अगर कहेंगे कि ए ने बी के साथ ऐसा किया, बी ने ए के साथ ऐसा किया, तो हम मान लेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो लीगल बाइंडिंग कैसे बनती है किताब ने नहीं बताया, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि अगर गवाह मौजूद हो या राइटिंग में हो, राइटिंग के अंदर भी साइन हुए हुए हों और उसके ऊपर अगर स्टाम्प पेपर हो तो क्या ही बात है, तो उससे लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है। लेकिन हमने ऑलरेडी ये एज्यूम करना है कि जब वो कहेंगे कि जी ये 2 बंदों के दरमियान मामला हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे कि इसमें लीगल बाइंडिंग है। जी, अगर कॉपी पे लिख के साइन कर दें, अगर अदालत उस लिखे हुए और साइन को कबूल करती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। स्टाम्प के बगैर चल जाता है, स्टाम्प वाले को वेरीफाई करवाना ज़्यादा आसान होता है और स्टाम्प वाले पे अदालत जल्दी यकीन कर लेती है। तो फिर इसका मतलब आपकी किस्मत ख़राब है। जी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अदालत में बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है।
गवाह ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वीडियो रिकॉर्डिंग स्ट्रांग नहीं होती। वो कहते हैं कि आईटी में चेंजेस हो सकती हैं, वीडियो ख़राब हो सकती हैं, 2 नंबर बन सकती हैं, बेईमानी हो सकती है, इवन वॉइस भी उतना इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं जितना कागज़ पे लिखे हुए साइन। तो हो सकता है अदालत में दूसरा बंदा कह दे मैंने लिखा ही नहीं, ये साइन इसने खुद ही से मेरे कर दिए थे, और गवाह भी कहते हाँ जी ऐसा ही हुआ था। तो इसका मतलब है कि अदालत में साबित करना भी इतना आसान नहीं है। शुक्र हमारे सिलेबस में एक चीज़ नहीं है कि अदालत में साबित कैसे होगा, नहीं तो हम फंस जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक पूरा केस बना के कहेंगे कि ये अब अदालत को भेज देंगे और एज्यूम करेंगे कि अदालती सिस्टम बड़ा खूबसूरत तरीके से उस पर एक अच्छा सा इंसाफ कर देगा। तो हमने यहाँ तक कि अदालत नहीं करना, हमने ये मानना है कि अदालत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फैसला करती है। हमने सिर्फ एक चीज़ के अंदर लीगल रूल्स के बात बता देना ये गलत हुआ है, अब हम इसको अदालत ले जाएंगे ताकि इंसाफ मिले, और मान लेना है कि अदालत में उसको इंसाफ मिल जाएगा। जी, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस के दरमियान फ़र्क समझ आ रहे हैं सबको? फिर हमने पढ़ा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस क्या था? बोल के हो या लिख के हो, जो अल्फाज से हो वो एक्सप्रेस है, और अल्फाज या बोले जाएं या लिखे हुए हो, तो इसको हम कहेंगे ये एक्सप्रेस है। तो दूसरा कौन सा था भला? इम्प्लाइड का क्या मतलब था? जो एक्शन से, एक बंदे के एक्शन से नजर आए कि वो ऐसा करना चाह रहा है, वो ऐसा करना चाह रहा है। तो अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस में से कोई भी एक चीज़ इशारों से हो, एक्शन से हो, उस एक्शन को समझ के उसका कोई मतलब निकलता हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये इम्प्लाइड प्रॉमिस था, या इम्प्लाइड एग्रीमेंट था, या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था, या इम्प्लाइड ऑफर थी। तो इम्प्लाइड का लफ्ज़ जब नजर आएगा लॉ में, उसका मतलब होगा कि वो सामने सामने से वाजे नहीं है, लेकिन एक्शन से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के जो अल्फाज लिखे हुए थे वो समझ आ रहे हैं? सारी बात क्लियर? जी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल यही, जिस तरह से मैंने कहा कि आप यहाँ पे आए और आपने आके जो है वो आपने कहीं किसी जगह लिखा हुआ देखा था कि जी वो 12,000 फीस है उसकी फास्ट ट्रैक की। आप कॉलेज में आए, आपने जो है वो इन 12,000 जमा कराया और कॉलेज वालों ने कार्ड पे लिख दिया फास्ट ट्रैक सराते फाबदी, और वो कार्ड आपको पकड़ा दिया और आप कार्ड पकड़ के क्लास के अंदर आ गए। तो ना ऑफ़र उन्होंने एक्सप्रेसली आपको दी, ना आपने एक्सप्रेसली उसको एक्सेप्ट किया और आपने कहा मुझे इस क्लास में एडमिशन लेना है। आपने उन्हें पैसे पकड़ाए और उन्होंने आपको एक कागज़ पे कुछ लिख दिया। तो इसका मतलब है आप लोगों ने अपने एक्शंस के थ्रू ही इस चीज़ को डील कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें एक्सप्रेसली ऑफ़र नहीं होती, एक्सप्रेसली एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन एक्शन से ही नज़र आ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा इस तरह से करना चाह रहा है। हाँ, अगर तो वो एक आपस में एग्रीमेंट होता, एक कागज़ वो करता, आप भी उसे साइन करते, वो भी साइन करते, उस पर लिखा जाता हम इस बच्चे को इस बैच में एडमिशन दे रहे हैं, और आप भी कहते हैं हाँ भाई मैं तस्दीक करता हूँ क्या ये मैंने ही एडमिशन कराया है, तो फिर तो उसमें वो एक्सप्रेस बात आ जाती। अब तो उन्होंने बस एक कागज़ पे लिख दिया फास्ट ट्रैक, आपने वो कागज़ पकड़ा और क्लास में आ गए। उनका उस कागज़ पे फास्ट ट्रैक लिख देना एक्सेप्टेंस था, और आपने वो जब उठा के उसको आके चल पड़े तो आपने तो समझे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लिया। आपका आके उनको 12,000 रुपया देना ऑफर था, उनका कागज़ पे फास्ट ट्रैक लिख के आपको वो कागज़ पकड़ा देना एक्सेप्टेंस था। तो अगर ये चीज़ लिख के होती कि कागज़ पे होता है जी SBI नामी कॉलेज इस बच्चे को इतने रुपए में ये वाली क्लास में एडमिशन दे रहा है, SBI के साइन आपके साइन, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। जी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में कोई कंफ्यूजन? फिर हम आए अपनी तकलीफ दे डेफिनेशन पे। ऑफर, जब कोई शख्स इस इरादे से दूसरे बंदे को एक बात करता है, अपनी विलिंगनेस शो करता है कि मैं ऐसा करना या नहीं करना चाहता, ताकि दूसरा बंदा उस एक्ट या एब्सटिनेंस को ओके कर दे, तो इसको ऑफर कहते हैं। तो ऑफर की इंग्लिश देखी? कोई परेशानी उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, कोई बात जो उसमें नहीं समझ आ रही? किसी ने याद किया? कौन सुनाएगा? जी। His willingness to do or abstinence from doing anything with a view to obtain the assent of another to such act or abstinence
is said to make an offer. ठीक है, बस पहली दफ़ा एब्सटेनेंस नहीं था, पहली जगह एब्सटेन फ्रॉम डूइंग था। हाँ जी, when a person signifies his when a person signifies to another his willingness, ठीक है, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that person, ठीक है, that other, with a view to obtaining ठीक है, इस इरादे से कि आप रजामंदी लेना चाह रहे हैं उस बंदे की किस पे, to such act to such act or abstinence, he is said to make he is to make a proposal। और ये जो मामला हुआ है ये ऑफर या प्रपोजल कहलाएगा। जब एक बंदा ऐसे इरादे से दूसरे को बताता है मैं ऐसा करना या नहीं करना चाहता, कि दूसरे से वो रजामंदी ले ले इस चीज़ पे, तो इसको हम कहते हैं ऑफ़र। क्या ये बात क्लियर है? ऑफ़र को प्रपोजल भी कहते हैं, ऑफ़र देने वाले को ऑफरर भी बोलते हैं, प्रपोजर भी बोलते हैं, प्रोमिसर भी बोलते हैं। जिसको ऑफ़र दी जा रही है उसको ऑफरी भी बोल सकते हैं, प्रोमिसी भी बोल सकते हैं, प्रपोजी भी बोल सकते हैं। क्लियर? फिर हम पहुंचे थे ऑफर के एसेंशियल्स पे। हमने कहा था ऑफर अपने आप को नहीं दी जा सकती। क्या मतलब? एक अकेला बंदा ना हो, कम से कम दो बंदे हो, आप अपने आप को ऑफर नहीं दे सकते। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट हैं तो सामने एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप ऑफर दे रहे हैं तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आप ऑफर दे रहे हैं। ठीक हो गया, पहला रूल हमें समझ आ गया। फिर ये सर्टन और डेफिनेट वाली क्या कहानी है? ये सर्टन और डेफिनेट क्या है? कोई डाउट ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, सर्टन हो, क्लियर कट हो कि ये बात हो रही है, ऐसे ठोक बजा के बात हो, उसमें कोई बिल्कुल किसी किस्म का कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तो ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। अगर सर्टन नहीं होगी तो वो ऑफर नहीं कहलाएगी। जब वो ऑफर नहीं कहलाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही तब है जब उसके एसेंशियल्स पूरे हों। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स बहुत सारों में से एक का नाम है ऑफर, जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो ऑफर सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? इस रूल में कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ऑफर अपने आप को नहीं दी जा सकती, इस रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर एक ऑफर में कंडीशन है तो फर्दर क्या करना होगा? हमें स्पेसिफाई करना होगा। अगर कंडीशन है तो हमें वाज़े तरीके से बताना होगा। फिर वो कंडीशन पूरी होंगी तो ऑफर वैलिड होगी, अगर कंडीशन पूरी ना हुई तो वैलिड नहीं होगी। कोई सी 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? उन्होंने कहा हो सकता है कि अगर वो लिखे कि मुझे इस ऑफर का जवाब खत में ही चाहिए, तो इसका मतलब है कंडीशन डली हुई थी कि मुझे खत में जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस को मानूंगा। और कोई बोले कि पेमेंट चेक के थ्रू चाहिए, कैश में नहीं चाहिए, तो ये कंडीशनल ऑफर है। मैं आपको ये चीज़ बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझे चेक से पेमेंट करें, तो इसका मतलब ऑफर में कंडीशन डल गई। और अगर 10 तारीख को आप हमारी शॉप पे आते हैं तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, तो कंडीशनल ऑफर हो गई कि आपने कहा कि अगर आप उस दिन आएंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो एक ऑफर में कंडीशंस हो सकती हैं, बस वो कंडीशन आपने स्पेसिफाई करनी है। इस रूल में कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए, मतलब ऑफर ऑफरी तक पहुंचनी चाहिए, ऑफरी के नॉलेज में आनी चाहिए। तो ऑफर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए, बोली हुई सुनाई दे, लिखी हुई दिखाई दे, और एक्शंस वाली जो प्रॉपर उर्दू है उसमें सुझाई दे। ठीक है, कुछ सुझाई नहीं देता तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नज़र आए, सुनाई दे या सुझाई दे, यानी कि ऑफर बाकायदा। अगर ख़त में ऑफर हो फिर क्या होगा? जब खत पहुंचेगा तो हम कहेंगे ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। ऑफर एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरह से हो सकती है। मुझे बताएं ऑफर की कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर हमने कहा इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर नहीं होता। ये इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? अपनी रेडीनेस को शो करना कि यस आई एम रेडी, और ट्रांजैक्शन करें। जैसे मैंने कहा कि कॉलेज लिख के लगा दे एडमिशंस ओपन, तो ये इनविटेशन है। तो इनविटेशन में और ऑफर में क्या फ़र्क हुआ? हाँ जी,
इनविटेशन और ऑफर में क्या फ़र्क होगा? मुझे तो लग रहा है कि एडमिशन ओपन एक ऑफ़र होती है, कॉलेज ने ऑफ़र दे दिया आज एडमिशन ओपन। सर इसमें आप अगले बंदे को ऑफर देते हैं कि अगले बंदे ताकि आप एक्सेप्ट कर सकें, आप जो ऑफर देंगे तो उसने एक्सेप्ट की तो ऑफ़र में हम एक ऑफ़र देते हैं किसी को और जब वो मान ले तो वो मामला बन जाता है। इसमें हमने ऑफ़र नहीं दी, दावत दी है। हमने कहा आओ बैठो बात करते हैं, वो आए फिर हम उसे ऑफ़र दे दें या वो हमें ऑफ़र दे दे। तो इनविटेशन टू ऑफ़र ऑफ़र नहीं है। इनविटेशन इज़ कि आओ और बैठ के कोई ऑफ़र शॉफर पे बात करें। तो ये मैंने कॉलेज की एग्जांपल दे दी कि जी इस तरह से लिखा हुआ। और कोई एग्जांपल है जी? कोई इश्तिहार वगैरह लगाना कि हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हमारी दुकान पे तशरीफ़ लाइए। सब्जी मंडी, फ्रूट मार्केट और डिफरेंट आउटलेट्स वगैरह जी। कौन सा स्टेशन? बस स्टेशन वगैरह। बस स्टेशन वगैरह पे बसों का खड़े होना भी तो एक इनविटेशन है कि वहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं और वहाँ लिखा हुआ है यहाँ से हर शहर के लिए डायरेक्ट रूट अवेलेबल है, तो ये इनविटेशन है। हाँ, अगर लिखा हो गुजरांवाला 300 रुपये का टिकट और फलाना और इस तरह की सीट और ये, तो वो फिर वो ऑफ़र है। ऑफ़र में और इनविटेशन में बेसिक फ़र्क सर्टेनिटी का है। ऑफ़र सर्टन और क्लियर होती है, इनविटेशन मुबहम होती है, डाउट होता है कि हाँ भाई आओ देखते हैं सोचते हैं। इनविटेशन बुलावा है सिर्फ, ऑफ़र में अपनी तरफ से जो बेस्ट आप दूसरे के लिए कर सकते हैं वो बता दिया जाता है। ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में कोई कन्फ्यूजन? जी जी बताइए। जी, अगर इनविटेशन ऑफ़र नहीं है तो ऑफ़र के एसेंशियल्स में क्यों लिखा हुआ है? हमारी किताब ने इसको जिस तरह से डिस्क्राइब किया उससे ज़रा परेशानी होती है। एसेंशियल पता है क्या ऑफ़र का? ऑफ़र शुड नॉट बी एन इनविटेशन टू ऑफ़र। यानी ये जो हमारा एसेंशियल है उसके जो अल्फाज हैं कि इट शुड नॉट बी एन इनविटेशन टू ऑफ़र। तो किताब ने क्या किया, इनविटेशन टू ऑफ़र की हेडिंग दी और समझाया वो क्या होता है, और फिर खुद ही एंड पे लिख दिया कि सच इन्विटेशंस आर नॉट ऑफ़र। तो जो एसेंशियल है, जो एसेंशियल असल में एसेंशियल की हेडिंग्स हैं, एसेंशियल जो बेयर लॉ होता है ना उसमें लिखे होते हैं पूरे उसमें जुमले लिखे होते हैं, इन्होंने उसमें से हेडिंग्स बनाई। तो जो एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ़र का वो ये है कि इट शुड नॉट बी एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। चूँकि वो नया लफ्ज़ है समझाना पड़ता है, तो किताब ने हेडिंग दे दी इन्विटेशन टू ऑफ़र और नीचे कह दिया कि इन्विटेशन टू ऑफ़र ये होता है, और फिर वो जुमला लिख दिया जो असल जुमला था कि इन्विटेशंस आर नॉट कंसिडर्ड ऑफ़र। डन जी। जी क्या ऑफर इलीगल हो सकती है? मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब होगा, कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब उसके एसेंशियल्स पूरे होंगे। एसेंशियल्स हैं काफ़ी सारे, उनमें से एक एसेंशियल है कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए। हम आगे ना हर चैप्टर में अलग अलग एसेंशियल्स पढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑफ़र, तो हो सकता है ऑफ़र बिल्कुल सही हो लेकिन उसमें कोई और एसेंशियल मिसिंग हो। जब सारे एसेंशियल्स पूरे हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे वो एक जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है। तो इलीगैलिटी एक मतलब एक एसेंशियल है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लीगल होने चाहिए। इसको हम कहते हैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। जो मकसद है वो भी, और जो शय है इसमें जो चीज़ मूव हो रही है एक दूसरे की तरफ, वो भी लीगल होनी चाहिए। तो इलीगल ऑफ़र जो है वो ऑफ़र नहीं कंसिडर होगी। लेकिन इस यूनिट में भी हमने ये बात नहीं पढ़ी, हम आगे चल के इस पर बात करेंगे कि अगर इलीगल चीज़ है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट को ख़राब कर देगी। जी, ऑफ़र और ऑफ़र के एसेंशियल्स। ठीक है, ठीक है, हम 10 जनवरी को खत भेजते हैं और दूसरे बंदे को पहुंच जाता है 15 जनवरी को। भाई ने कहा अगर वो पढ़े नहीं, अब बात यह है कि हम इस चीज़ का एविडेंस तो हासिल कर सकते हैं कि हमने खत रवाना कब किया था। डाकिया के रिकॉर्ड से पुराने ज़माने में बाकायदा डाक का पूरा निज़ाम उसमें होता था। ये भी पता लग सकता है कि ख़त उस बंदे तक किस दिन पहुंचा। जो नहीं पता लगेगा वो क्या है कि उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसलिए ऑफ़र के अंदर उन्होंने कम्युनिकेशन में लिखा है कि जब ये ख़त के थ्रू ऑफ़र हो तो इसकी कम्युनिकेशन उस दिन मान लेंगे व्हेन ख़त रीचेज ऑफरी। जब वो लेटर ऑफरी को पहुंच जाएगा तो हम अजम्पशन ले लेंगे कि हमारी तरफ से ऑफ़र की कम्युनिकेशन हो गई।
हाँ, अब पढ़ने वाला जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है लॉ में साबित करना। तो इसलिए हमने ये तारीख इंपॉर्टेंट ध्यान में रखी है कि उसको खत कब पहुंचा। जिस दिन खत पहुंचा हम मान लेंगे कि ऑफर कम्युनिकेट हो गई। ये तो आज के दौर के मसले हैं ना, ब्लूटूथ डिक आए या नहीं आए, रीड हुआ या नहीं हुआ, ये तो हम तो 150 साल पुराना कानून देख रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने खत के बारे में कहा था कि खत का पहुंचना मतलब कम्युनिकेशन हो गई। जी जी, इन्होंने कहा ऑफर के एसेंशियल्स की क्या हेडिंग याद कर लें या एक्सप्लेनेशन भी याद करें। देखें, अगर तो आप खुद से इजीली लिख सकते हैं, सिर्फ हेडिंग कम्युनिकेशन आपने याद कर ली कि ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए और नीचे की बातें आप खुद से लिख सकते हैं, तो खाली हेडिंग याद कर लें। तो गेम ये है कि आपको पता हो कि बस 5 ये इस तरह से एसेंशियल्स दिए हुए हैं और फिर हर एसेंशियल के अंदर की बातें, तो हो सकता है वो आपसे कोई अंदर का पूछ लें। अगर वो कहें कि ऑफर के एसेंशियल्स बताएं और 6 नंबर का सवाल है, तो आपको तकरीबन ये सारी बात लिखनी होगी। तो इसलिए खाली हेडिंग याद करने से उतना सेफ्टी नहीं है, चूँकि मतलब लॉ है और लॉ के अंदर कहीं ना कहीं हमें फिर याददाश्त ज़रूरी होती है कि उस लॉ में क्या क्या लिखा था। ठीक है, इन्होंने कहा एक्सेप्टेंस अगर हम खत के जरिए दें और जाते जाते टाइम गुजर गया तो फिर क्या होगा। आज हम एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन समझेंगे। अभी तक तो हमने ऑफर की बात की है ना, ऑफर पहुंच गई, अब जवाब दिया तो क्या होगा, वो आज हमारी डिबेट है। इसलिए आज हमने एक सफ़े पे, मतलब आज पूरा दिन एक सफ़े पे लगेगा हमारा। जी, अगर ऑफर भेजी और ऑफर का टाइम गुजर गया, यानी कि फ़र्ज़ करें ऑफर में लिखा हुआ है कि 10 जनवरी तक आपने इस ऑफर को अगर कबूल कर लिया तो ज़बरदस्त, और ये ख़त पहुंचा ही 12 जनवरी को, तो फिर तो बेकार है। ये ऐसे ही जैसे आपके घर किसी रिश्तेदार की तरफ से शादी कार्ड आए जिसमें 3 दिन पुरानी तारीख लिखा हुआ हो कि इस दिन हमारी दुख्तर नेक अख्तर की शादी है, आप आएँ और जो है ना वो हमें इज़्ज़त का मौका दें। तो वो जब ऑफ़र आपके पास पहुंची तो उस वक्त तक वो टाइम ही गुजर गया था, तो आपके नज़दीक वो ऑफ़र नहीं है, वो बस एक बेकार कागज़ का टुकड़ा है। तो ऑफ़र कम्युनिकेट अगर हो और एक्सेप्ट करने में टाइम हो तो फिर देखेंगे फिर एक्सेप्टेंस वाले ने कब एक्सेप्टेंस दी और फिर अगला सवाल उसका ख़त कब पहुंचा। आज यहाँ ना हम पूरी डायग्राम बना के समझेंगे कि खत चलता कब है, खत पहुंचता कब है, वो कब फंसता है, वो कब फंसता है। तो अभी तो असल डिबेट आनी है, अभी तो सिर्फ ऑफर है। जी सर, एक एमसीक्यू में इनविटेशन वाले का बताया था, उसमें उन्होंने कहा कि एक क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है, जिसपे सना ने एक सूट रैक से उठाया जिसपे प्राइस टैग भी था। ठीक हो गया, उसने जाके कैश काउंटर पे वो सूट रखा, ठीक है, और डेबिट कार्ड देके कहा कि ये पैक कर दें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो सना ने एक्ट किया ये क्या था, इनविटेशन ऑफ ऑफर था, एक्सेप्टेंस थी या ऑफर थी? जी अब अगेन, अगर एक दुकान पे कपड़े टंगे हुए हैं और कपड़ों पे रेट लिखे हुए हैं, अब दुकानें दो तरह की होती हैं। एक दुकान जिस पे उन्होंने कपड़े टांग के उस पर रेट इसलिए लगाया होता है कि लोग आएँ और कहें नहीं यार ये तो 3000 बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो, 2000 करो। नहीं नहीं 2000 में नहीं हो सकता, 2500 में डील डन हुई और एग्जीक्यूट हो गई। तो ऐसी जगह जहाँ प्राइस टैग लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो प्राइस ही फाइनल ऑफर है। तो समटाइम ये एक इनविटेशन होता है कि लोग इनवाइट हों कि हाँ भाई वो उस सूट को देख के अट्रैक्ट हों, फिर बातचीत हो और उसके बाद कोई एक रेट तय हो और फिर वो एग्रीमेंट हो जाए। और अगर एक ऐसी दुकान है जहाँ पे एक सूट टंगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 3000 और लिखा हुआ है फिक्स प्राइस नो बार्गेन, इसका मतलब वो दुकान वालों ने अपनी फाइनल ऑफर दे दी है कि भाई यही हमारी फाइनल ऑफर है। तो अब एमसीक्यू का प्रॉब्लम क्या होता है कि एमसीक्यू में आपके पास ना कई दफ़ा डाटा अधूरा होता है। ये तो बता दिया कि उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, ये नहीं बताया कि फिक्स्ड है या नेगोशिएबल है। अगर तो फिक्स है तो दुकान ने वो ऑफ़र की हुई है, तो ऐसे में सना जब उस दुकान ने ऑफ़र की हुई है 2000 का ये सूट है, तो जैसे ही सना ने उसको उठा के काउंटर पर रखा और पेमेंट कर दी तो उसने एक्सेप्टेंस कर दी है और डील डन हो गई। लेकिन अगर वो सूट इसलिए टंगा हुआ है कि वहाँ से लोग उठाएंगे, फिर उसके बाद बार्गेन होगी और उससे बात आगे चलेगी, तो दुकान वालों ने इनविटेशन दी हुई थी। अब सना ने आके जब कागज़ वो उधर रखा, काउंटर पे रखा सूट और अपनी तरफ से कार्ड दे दिया, तो अब सना ऑफ़र कर रही है कि हाँ भाई मैं 2000 में, आपने जो मुझे इन्वाइट किया हुआ था, मैं 2000 में ख़रीदने लगी हूँ। अगर दुकानदार इनकार कर दे तो वो हक बचाने में। ऐसी जगह जहाँ बार्गेनिंग की ऑप्शन थी और जहाँ फिक्स प्राइस शॉप है कि, तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी ऑफ़र लगाई हुई है कि ये 3000 का सूट है, अब आपने अगर वो उठा के वो किया तो अब आप जो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेंस है। तो जब एमसीक्यू में ये कन्फ्यूजन आती है कि अगर यूँ सोचें तो वो जवाब और यूँ सोचें तो वो जवाब,
क्योंकि अक्सर एमसीक्यू में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती। कल सैटरडे वाले दिन मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को सॉल्व करते हुए हमने क्या करना है। तो फिर मैं इसका एक टोटका बताऊंगा कि एक एमसीक्यू के एक अजम्पशन लेने से एक जवाब बन रहा हो और दूसरी अजम्पशन से दूसरा जवाब बन रहा हो, तो आपने आंसर शीट पे उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है कि आपकी बचत हो जाए। तो इसके लिए हमें कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, असल में वही बात है कि अब वर्ड क्लियरेंस सेल से मुराद ये भाई कुछ और लेंगे, ये भाई कुछ और लेंगे। ये इन्होंने क्लियरेंस सेल का लफ्ज़ देखा एक कालीन की दुकान के बाहर, उसमें लिखा था 6000 का कालीन दे रहे हैं, इन्होंने अंदर जाके कहा 1000 का दोगे। इनको पता है कि क्लियरेंस सेल का मतलब है कि वो अब स्टॉक निकाल रहे हैं तो बड़ा और मार्जिन आएगा। लेकिन ये भाई क्लियरेंस सेल का मतलब ये समझते हैं कि क्लियरेंस सेल का मतलब है वो स्टॉक निकाल रहे हैं तो जो उन्होंने लिख दिया बस जाओ पैसे दो माल उठाओ और चले जाओ। तो एक ही लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मतलब बन सकते हैं। तो इसमें एमसीक्यू में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर तो ये थ्योरेटिकल सवाल हो तो आप लिख सकते हैं कि जी अगर तो ये इस पे यूँ लिखा था तो ये जवाब है, यूँ नहीं लिखा था। एमसीक्यू का क्या प्रॉब्लम है, 4 में से एक आपने लिखना है। अब आपने जो लिखा, ये भाई ने लिखा ये सोच के, वो भाई ने लिखा वो सोच के, इनमें से कोई एक सही होगा कोई एक गलत होगा। तो कल हम वो टोटका देखेंगे जिससे इनको भी नंबर मिल जाए और उनको भी नंबर मिल जाए। अगर एमसीक्यू ने आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी या उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, थोड़े से डाउट की, तो कल इसके ऊपर हम देखेंगे कि फिर हम आपने आंसर करते हुए किस तरह से करना है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखें, ऑफ़र देने वाले ने अपनी ऑफ़र सर्टेन भी दी और डेफिनेट भी दी कि हाँ भाई लाहौर तक जाने वाली बस का किराया इतना है, और बाकियों ने वो पढ़ा, उसको पढ़ के एक्सेप्ट कर लिया। अब एक बंदे ने जब वो बस के अंदर आके बैठा और उसने उस ऑफ़र को समझा ही नहीं, ये जाना ही नहीं, तो इसका मतलब है उसने एक ऐसी एक्सेप्टेंस दी है जिसमें उसको ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था। अब मज़े की बात है कि कल तक हमने एक्सेप्टेंस के बारे में तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो ऑफ़र के बारे में पढ़ा है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें जवाब नहीं है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसमें इसका जवाब है। इसका रूल होता है एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल, उसको पता होना चाहिए, और फिर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। फिर वो जो बस में आके बैठा है तो उसका ये एक्शन अगर कॉमनली समझा जाता है कि ये एक्सेप्टेंस है तो वो फंस जाएगा। तो अभी आज एक्सेप्टेंस के रूल्स देखेंगे तो इसमें ये वाला मसला थोड़ा सा और क्लियर होगा। उसके लिए इनविटेशन होगा कि मतलब उसने पूछा होगा ये क्या, उन्होंने कहा जी लाहौर की बस है यहाँ खड़ी हुई है, अच्छा ठीक है लाहौर जाने वाली बस यहाँ खड़ी हुई है, तो उसको एक इनविटेशन सा लगा। तो अब वो जो अंदर जाके बैठा है टेक्निकली वो ऑफर है, और फिर अब आगे से एक्सेप्टेंस वगैरह होनी चाहिए। तो इसलिए भी हमने एक्सेप्टेंस के रूल्स नहीं पढ़े, तो मैं इसलिए थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस में भी हमने अभी आज चीज़ों को देखना है। अभी तक हमारे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है हम ऑफर तक समझे हैं कि ऑफर में क्या होगा। जी, ऑफर की कम्युनिकेशन या ऑफर के एसेंशियल्स, या ये जो 5 एसेंशियल्स हमने पढ़े इसमें कोई सवाल, ऑल क्लियर? पढ़ के समझ के आगे चलना है हमने। क्या एक ऑफर रिवोक होने के बाद एक्सेप्ट हो सकती है? हमने पढ़ा ऑफर लैप्स कैसे हो जाती है, उसमें से एक रूल था कि अगर रेवोकेशन हो जाए, जब रिवोक हो गई तो ऑफर मर गई। अब क्या ऑफर रिन्यू हो सकती है? वही बंदा वो जमीन पे पड़ी हुई ऑफर को तो दोबारा नहीं उठा सकता, अपनी तरफ से दोबारा से ऑफर दे सकता है। तो इस ऑफर को नई ऑफर कहेंगे, पुरानी ऑफर का जिंदा होना नहीं कहेंगे, वो ऑफर तो मर गई। अब ये भाई साहब ने दोबारा से एक नई बात की है, तो अब कहानी फिर जीरो से शुरू होगी। जी, एसेंशियल्स क्लियर? फिर हम पहुंचे ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकती है। तो कोई से 3 तरीके बता दें जिससे ऑफर खत्म हो सकती है। डेथ ऑफ द ऑफर, टाइम लैप्स हो जाए, जो लिखा हुआ था नहीं तो रीजनेबल टाइम, काउंटर ऑफर आ जाए। 3 बातें उन्होंने बताई, कोई सी 3 बातें आप भी बता दें। उस ऑफर को एक्सेप्ट ना किया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए एक्सप्रेसली। कंडीशन जो प्रेसिडेंट थी, कंडीशन जो उसमें मौजूद थी, वो अगर फुलफिल ना हो,
रेवोकेशन, ये बात नहीं बताई थी ना इन्होंने, ठीक है, या रेवोकेशन हो जाए। इन सारे पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? सर अगर कोई इच्छे ना दे पागल पे, जो पागल है वो ऑफर दे दो जी, अगर एक ऑफर देने वाला ही अगर पागल हो तो फिर क्या होगा? हमने कहा कि ऑफर कैसे खत्म हो जाती है? ऑफर देने वाला ऑफर देने के बाद अगर पागल हो जाए तो ऑफर मर जाती है, अगर वो एक्सेप्ट ना हुई भी हो। सवाल ये कि अगर ऑफर देने वाला ही पागल हो तो फिर एक और एसेंशियल पढ़ेंगे कि ऑफर देने वाले में क्या खसूसियात होनी चाहिए। असल में ना बी लॉ की खसूसियत ये है कि पहले दिन ही ना हम वकील बन जाते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा अगर ऐसे करके वैसे करके। तो अभी तो हमने 8 एसेंशियल्स पढ़ने हैं तकरीबन, जिनमें से अभी हमने सिर्फ एक पढ़ा है, ऑफर। तो उन एसेंशियल्स में देखेंगे कि पार्टीज़ क्या कैसी होनी चाहिए, उसमें देखेंगे ये कंसिडरेशन के क्या रूल्स हैं, उसमें देखेंगे कि लीगल इलीगल वाले क्या मामले हैं, उसमें देखेंगे किसी पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती प्रेशर तो नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, उसमें ये देखेंगे कि कहीं कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं कर बैठे जो लॉ ने मना कर दिया है, उसमें देखेंगे उसमें एक्सेप्टेंस है या नहीं। तो हम काफ़ी सारे एसेंशियल्स पे बात करेंगे। चैप्टर 2, 3, 4 ये सिर्फ एसेंशियल्स पे भरे हुए हैं। डन। ऑफर में कोई और सवाल? लेकिन ऑफर में, ऑफर से आगे की कहानी तो अभी हम लोगों को पर जल जाएंगे। जी जी, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद अगर ऑफर पागल हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब अगर वो पागल हो गया है तो जो शख्स उसकी जायदाद और उसकी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आके, वो जिम्मेदार होगा। तो एक्सेप्ट होने से पहले पहले ऑफर खत्म हो सकती है। ऑफर वंस एक्सेप्टेड तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर आप उसको ऑफर ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, फिर अगली जंग शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म किया जाए। ये जंग मज़ीद आगे के चैप्टर्स में, चैप्टर 6 से लेके 10 तक होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म कैसे होगा या बनने के बाद ख़त्म कैसे होगा। जी सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिस्ट, प्राइस लिस्ट बाय सेलर, ये इन्विटेशन ऑफ। जी, अगर एक सेलर जो है वो अपनी प्राइस लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जगह जगह बता रहा है हमारे पास ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की है, तो क्या इनविटेशन है या ये ऑफर है? अगेन डिपेंड करता है किस चीज़ पे। अगर इसमें बार्गेन है तो ये इनविटेशन है, और अगर ये फिक्स फाइनल प्राइस है तो ये ऑफर है। भाई कॉलेज ने भी तो कहा कि 12,000 में फास्ट ट्रैक है, लेकिन आपने भी आके कहा कि देखें को थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा गुंजाइश निकालें, देखिए हम स्टूडेंट हैं, देखिए ज़रा सोचें तो सही, हमारे वालिद इतनी मेहनत से काम करते हैं। कॉलेज वालों की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा अच्छा चलें आपको 1,000 रुपये छोड़ देते हैं। आपने कहा देखें 1,000 क्या, देखें ना 12, 11 ना सुन के अजीब सा लग रहा है, देखें 10 कितना राउंड सा गोल गोल सा 10 पूरा मतलब जो है ना, और अगर ये 9,999 हो तो 5 डिजिट भी ना बने। तो अब कॉलेज ने 12 लिखने के बाद दिल में मार्जिन रखा हुआ था, तो कॉलेज की तरफ से टेक्निकली ये ऑफर नहीं थी, ये इनविटेशन टू ऑफर था कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हो और वो आके अगर कहे कि जी मेरे पास इस वक्त ज़रा मुश्किल है या इस तरह से करके, तो उसको थोड़ा सा गुंजाइश मिल जाए। आप लोगों को ये पता है कि दाखिले जाने की भी एक आखिरी तारीख होती है, क्योंकि जो लोग नए नए कैफ में आते हैं समटाइम वो डेट मिस करने की प्रोबेबिलिटी होती है। 8 तारीख नॉर्मल है, पता नहीं आप लोगों के लिए वो एक्सटेंडेड है या नहीं। एक ज़माने में आईकेप क्या करता था, जो पीआरसी से आए होते थे उनके लिए थोड़ी सी एक्सटेंशन देता था, आजकल पता नहीं है या नहीं, लेकिन मंडे वो लास्ट डेट है जिसमें आप बगैर जुर्माने के अपनी आईकेप की फ़ीस जमा करा सकते हैं। तो मंडे की रात 11:55 तक आपने ये डिसीजन लेना है कि क्या आपने बिलो देना है या नहीं देना। आईकेप की तरफ से तो इनविटेशन टू ऑफर है। आईकेप, हाँ, आईकेप ने आपको इनवाइट किया है। देखें हर वो बच्चा जो पीआरसी से फ्री हुआ, आईकेप की तरफ से एक इनविटेशन टू ऑफर था कि देखो तुम्हारे पास जितना टाइम है, तुम चाहो तो फास्ट ट्रैक उठाओ किसी सब्जेक्ट का और हमें अप्लाई कर दो। सब बच्चों में वाजिब तो नहीं ना था। आईकेप ने एक वो आपका रिजल्ट इस टाइम पे दे दिया और उसमें कैफ के एडमिशन जाने की तारीख थोड़ी आगे थी। अगर आपका रिजल्ट ही बाद में आता और वो दाखिले की तारीख गुजर गई होती तो इसका मतलब आईकेप नहीं चाहता था, तो आईकेप ने आपको इनवाइट किया है। अब आपने जाके उन्हें ऑफर देनी है कि मुझे टैक्स या बी लॉ या सी लॉ या वॉट एवर जो भी सब्जेक्ट, आपने उन्हें कहना है कि मैं इतने में करने लगा हूँ।
और चूंकि उनका पोर्टल ऐसा है कि वो आपकी एक्सेप्ट को ऐसे ही, वो आपकी ऑफर को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उन्हें पैसे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बस ये जहन में रखना है कि वो ड्यू डेट इस तरह से, उसके बाद जाएंगे तो फिर आपको जुर्माना वगैरह देना पड़ता है। तो ये डिसीजन आपको मंडे तक लेना होगा कि क्या ये आपका फास्ट ट्रैक उठाने वाला फैसला सही है या गलत। याद है, क्या मुझे फास्ट ट्रैक करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं फास्ट ट्रैक करूं। तो आपने अपने आप को मंडे तक ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे इंसान हैं, क्या आप साथ साथ क्लास के चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और अगर अपने ऊपर यकीन हो जाए तो फिर दाखिला भेज देना, और अगर दाखिला भेज दिया तो फिर पागल हो जाना है पढ़ाई के पीछे। और अगर मंडे तक भी आपको लगता है कि नहीं मैं शायद ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप कॉलेज को आके कह सकते हैं कि भाई मैं नहीं फास्ट ट्रैक पढ़ना चाह रहा, मेरा इरादा बदल गया है, मैं ज़िंदगी में थोड़ा खुश रहना चाहता हूँ मज़ीद। तो कॉलेज वाले ट्यूसडे तक आप लोगों को रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन ट्यूसडे के बाद जो है ना वो कहेंगे कि अब जो है ना, अब आपको पैसे देने का मतलब डीमोटिवेट करना है, अब आपके पैसे लग गए हैं, अब पैसे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो खैर बस बताने का मकसद ये था कि मेरे जहन में आया कि आप लोग पीआरसी से आए हैं तो ऐसा ना हो कि आपको की डेट्स ना पता हो। तो मंडे इज़ द लास्ट डेट आईकेप के एडमिशन जाने की। उसके बाद भी चला जाता है लेकिन वो फिर जुर्मानों के साथ होता है। कितना 25% एक्स्ट्रा फीस के साथ वो करना पड़ता है। 50%, अच्छा उसके बाद फिर 50 वाली भी लिमिट है। ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर के अंदर कोई सवाल कोई कंफ्यूजन। जी मार्केट में जो बोली लगती है, बोली में क्या होता है कि आप जो बोली लगाने वाले हैं वो ऑफर दे रहे होते हैं, लेकिन बोली स्टार्ट होने से पहले भी कुछ होता है कि वो कह देते हैं कि भाई हम ये जो है ना ये वाला माउस बेचना चाहते हैं, हमारे नज़दीक इसकी इसकी कीमत कम से कम बनती है 300 रुपये, तो आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा ना हमारे नज़दीक कम से कम कीमत ही, अभी ये लोगों को उभार रहे हैं कि बोलो तुम भी तो बताओ कि तुमने क्या करना है। तो ये इन्विटेशन था, और सामने वाले जब बोली लगा रहे हैं, इन्होंने कहा मैं 350 का खरीदना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मैं 300 का खरीदना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मैं 400 का खरीदना चाहता हूँ, ये सब ऑफरें दे रहे हैं। इनमें से जिसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली डील डन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जो बोली वाला सिस्टम है उसमें जो बोली स्टार्ट होती है वो इन्विटेशन होता है, और जो लोग बोली दे रहे होते हैं, आवाज़ लगा रहे होते हैं, वो ऑफर्स दे रहे होते हैं। डन, पक्का। एक्सेप्टेंस की कहानी देखते हैं। ऑफर इसी तरह से समझ आ जाए तो फिर एक्सेप्टेंस जो है ना वो भी मज़ेदार है। बस एक्सेप्टेंस के अंदर एक टाइम लाइन है जिसके ऊपर हमारी एक डिबेट होती है। एक्सेप्टेंस, वाह जी वाह, हाथ मिला रहे हैं भाई, शरई है या नहीं, दोनों मेल है, ठीक है सही। हमने कोई गैर शरई तस्वीर तो नहीं वो चूज कर ली, उधर कोई खातून लग रही है मुझे, ये अनसर्टन है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, इसमें सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है। अच्छा जी, एक्सेप्टेंस। ऑफर की जब इतनी टेढ़ी डेफिनेशन देखी तो फिर जहन में आया कि एक्सेप्टेंस तो बहुत ही उल्टी लटकी हुई डेफिनेशन होगी, लेकिन इस दफ़ा खूबसूरत बात यह है कि एक्सेप्टेंस की बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है। When person to whom proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be। जब जिसको ऑफर दी गई है वो मान जाए, एक्सेप्टेंस। कितनी क्यूट सी डेफिनेशन। जिसको ऑफर दी गई जब उस पर मान गया तो एक्सेप्टेंस है ये जी। हाँ, अब अगेन जब वो मान गया तो एक्सेप्टेंस हो गई, और जब ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो ये दोनों जुड़ के क्या बन गए, प्रॉमिस। तो टेक्निकली प्रॉमिस भी तकरीबन यही चीज़ था। तो एक्सेप्टेंस कैसे कहेंगे, जब वो बंदा जिसको ऑफर दी गई सिग्निफाई करे। याद है आपने कहा था कि इसे इरादे से कर रहे हैं कि वो भी उसको सिग्निफाई करे, तस्दीक करे कि हाँ भी मैं भी। तो जब किसी को प्रपोजल दिया गया वो सिग्निफाई कर दे अपनी रजामंदी उस पर, तो हम क्या कहेंगे, प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। तो ये तो हो गई सीधी सी बात। अब एक्सेप्टेंस के एसेंशियल देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या एसेंशियल है। पहला, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक जुमला है जो हम एक्सेप्टेंस के बारे में बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बाइनी ही उसी चीज की होनी चाहिए। कैसे बोलने से, बाइनी ही,
ऑफर देने वाले ने जो ऑफर जिस तरह से जिन अल्फाज में जिन शराइत के साथ दी थी, एक्सेप्टेंस उस चीज को कहेंगे जब आप उसी चीज को मनोअन मान लें, एज इट इज मान लें। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। आपने कहा हाँ भाई मैं तुम्हें 100 रुपए के 1 किलो सेब इस वाली नस्ल के देना चाहता हूं, तुम्हें कबूल है? यानी उसने कहा हाँ जी, जो आपने कहा 100% बिल्कुल इसी तरह से कबूल है। तो एक्सेप्टेंस वो हो जो वाज़े हो, जो एब्सोल्यूट हो। अगर मौलवी को सुन के डाउट लगे तो कहता है बेटा ऊंची आवाज में बोलना, कबूल है? ठीक है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा वो बुलवाता है कि भाई ये एक बड़ा अहम काम होने जा रहा है, ये एक बड़ी अहम ऑफर आपको दी जा रही है, तो आपने इसको बड़े एब्सोल्यूट वे में ओके करना है। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। आपने कहा भाई 1 किलो सेब मैं तुम्हें 100 रुपए के देना चाहता हूं, उसने कहा कबूल तो है लेकिन अगर 10 रुपए छुट जाए तो क्या ही बात है, तो ये कबूल नहीं किया उसने, ये काउंटर ऑफर दे दी। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। इफ एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड ऑन एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस पे कोई कंडीशन इम्पोज कर दी गई, देन इट वुड बी कॉल्ड काउंटर ऑफर। उसे क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर कहेंगे। तो पहला पॉइंट समझ आया? जो चीज जैसे बताई गई है उसको उसी तरह से मान लेंगे तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी। एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। अब ये रीजनेबल मोड से क्या मुराद है? ऑफर देने वाले ने ऑफर दे के कहा, जैसे ये भाई ने सवाल पूछा कि अगर हम खत लिखें और कहें तुमने जवाब खत में ही देना है, अगर मैं किसी को खत से ऑफर दूं और मैं कहूं इस खत का तुमने जवाब खत में ही देना है, तो फिर उसने किस तरह से जवाब देना है? खत में ही जवाब देना है। अब अगर वो खत के अलावा किसी तरीके से जवाब देगा तो ये एक्सेप्टेंस मजे की नहीं है। उसने खत नहीं, मुझे फोन करके जवाब दे दिया। अब जवाब तो दे दिया, मुझे जवाब चाहिए था और खत से ज्यादा मजबूत जवाब हो गया, फौरन से उस बंदे ने आवाज से सुना दिया मुझे। अगर मैं उसके बाद खामोश हो जाऊं और मैं इसरार ना करूं कि भाई मैंने तो आपको खत लिखने का कहा था, तो समझा जाएगा कि मैंने उसकी एक्सेप्टेंस मान ली। लेकिन अगर मैं इसरार करूं कि नहीं भाई मुझे खत में ही जवाब चाहिए और वो मत भेजे, तो मैं कहूंगा उसकी एक्सेप्टेंस गलत। तो एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए जो बताया गया है, और अगर उस मोड में नहीं है तो मैं शोर में चाहूं, इसरार करूं कि मुझे उस तरह से जवाब चाहिए, और अगर वो मेरा जवाब ना सुने या मेरी बात ना सुने तो मैं उसकी एक्सेप्टेंस को ना मानूं। लेकिन मैं खामोश रहा, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। और अगर कोई मोड स्पेसिफाइड नहीं है तो एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन यूजुअल मैनर। मैंने उसे नहीं बताया कि जवाब कैसे दो, तो कॉमनली जैसे जवाब दिया जाता है। कॉलेज ने कहा आ जाए जी 12,000 रुपये में फास्ट ट्रैक का कोर्स अवेलेबल, अगर आपने खरीदना है तो आप एडमिशन ले लें। आपको बताया नहीं कि आपने एडमिशन लेना कैसे है। आप चलते हुए आए, फ्रंट ऑफिस में आके सीट पे बैठे, उनके साथ बातचीत करके आपने उनको पैसे पकड़ा दिए। तो कॉमनली कॉलेजों में ऐसे ही तो एडमिशन लिया जाता है। तो अगर कॉलेज ने आपको तरीका नहीं बताया और आपने वो तरीका फॉलो किया जो नॉर्मली उस तरह की चीज़ में फॉलो किया जाता है, तो हम इसको कहेंगे ये यूजुअल मैनर है। तो अगर मोड स्पेसिफाई किया हो तो उस मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर मोड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, यूजुअल मैनर में होनी चाहिए जो कॉमनली चलता है। If acceptance is not made in manner prescribed in proposal, offerer shall insist for, उसको insist करना चाहिए उस पे। If he fails to insist, अगर वो इसरार नहीं करेगा, within reasonable time, it is deemed that he has accepted performance. ये मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया परफॉर्मेंस। डीम कहते हैं तसव्वुर किया जाएगा, मान लिया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा। तो ये डीम किया जाएगा कि उसने आपकी परफॉर्मेंस जो है मान ली है। ये रूल समझ आ गया दोनों? थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये चौथा पॉइंट ज्यादा आसान है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर, ये बात तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस लैप्स ऑफ, अगर ऑफर लैप्स हो गई और उसके बाद आप मरी हुई ऑफर एक्सेप्ट करें तो वो नहीं चलेगी। लैप्स ऑफ ऑफर से पहले आपने करना है। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के वक्त जो एक्सेप्ट करने वाला है उससे पता हो कि ऑफर क्या है। इस रूल की मशहूर ज़माना एग्जांपल दी जाती है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स का बटवा गुम हो गया। उसका जब बटवा गुम हुआ तो उसने अखबार में इश्तिहार दिया और मोहल्ले की मस्जिद से ऐलान करवाया
कि जो साहब मलिक इश्तियाक साहब का बटवा ढूंढ के लेके आएंगे उनको 5,000 रुपये इनाम मिलेगा। अखबार में भी दे दिया, मस्जिद के स्पीकर से ऐलान भी करा दिया, ऑफर देती उसने कि जो बटवा ढूंढ के लाएगा उसे क्या मिलेगा, 5,000 रुपये। चंद दिन बाद इसका एक दोस्त आया और इसने आके कहा कि यार उस दिन तो मेरे घर से निकले थे तो मुझे कुछ देर बाद पता लगा तुम्हारा बटवा मेरे पास रह गया था, तो मैंने सोचा 3 दिन बाद मैंने तुम्हारे शहर आना ही है तो अब मैं आ गया हूँ, ये तुम्हारा बटवा। जिसका बटवा गुम हुआ था उसने शुक्रिया कहा, उसे गले लगाया और वो भाई साहब चलते चलते वापस जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा मैं मलिक इश्तियाक के घर से आ रहा हूँ। तो कहा वहाँ क्या करने गए थे? उसने कहा उनका बटवा मेरे पास पड़ा रह गया था, वो देने गया था। तो उसने कहा फिर तो नोटू आए होंगे। वो कैसे नोटू? यार वो 5,000, अब मत कहना कि तुम्हें नहीं पता 5,000 वाली बात। उसने कहा 5,000 कौन से? कहा मलिक इश्तियाक ने इश्तिहार दिया था अखबार में, उसने तो मस्जिद पे ऐलान करवाया था कि जो बटवा ढूंढ के ला के देगा उसे 5,000 मिलेंगे। अब दोस्त जज्बाती होके आया मलिक इश्तियाक के पास कि यार मेरे 5,000, वो क्या मेरे पे है? तो मलिक इश्तियाक ने कहा केड़े पे है? क्या पैसे बनते हैं या नहीं बनते? नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? उसे पता ही नहीं था। उसने जो हरकत की है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। उसने जो हरकत की है वो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ भलाई का काम किया है। अगर उसे ऑफर का पता होता तो इसके इस एक्शन को हम कहते हैं ये एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस उसे कहेंगे जो नॉलेज के साथ दी गई हो। तो अगर एक बंदे ने एक एक्शन किया और उसको पता है कि ऑफर है और उसने वो हरकत की है जो एक्सेप्टेंस कहलाती है, फिर तो वो एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर एक्सेप्टर को पता ही नहीं था प्रपोजल का, तो उसके उस एक्शन को एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। तो रूल है एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के टाइम पे ये उसे पता हो कि ऑफर क्या है। क्या ये बात समझ आई? पक्का? ब्रेक से पहले का आखिरी रूल देख लेते हैं। आखिरी रूल में से एक लाइन को हम स्किप कर देंगे। उस एक लाइन को समझने के लिए हमें फिर एक लंबी डिबेट करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? कंप्लीट कब होगी? व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू ऑफर। एक्सेप्टेंस वर्ड स्पोकन से भी हो सकती है, रिटन से भी हो सकती है और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। तीसरी दफा ही जुमला देख लिया। यानी एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। अब यहाँ पे पोस्ट के रूल्स आ गए कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। अगर आपने खत के थ्रू भेजा तो कब कंप्लीट होगी, और एक नेगेटिव कंफर्मेशन का रूल आया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है और यहाँ पे एक मुनासिब सी ब्रेक करके और फिर वापस आते हैं ताकि आप दोबारा मुझे बर्दाश्त कर सकें। तो 10 मिनट की सिंबॉलिक ब्रेक। ये 10 मिनट से क्या मुराद है? 3:05 हो रहे हैं। आपकी किस्मत, इस वक्त कोई राउंडिंग शाउंडिंग का कोई चक्कर नहीं हुआ। 3:15 पे इकट्ठे होते हैं और फिर इस रूल से आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर हम ये जो खत के थ्रू एक्सेप्टेंस है उनके रूल्स पे ज़रा डिटेल से बहस करते हैं। डन? तो 3:15 पे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, ब्रेक से पहले हम लोग एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स देख रहे थे। हमने कहा एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर कंडीशन ऐड हो गई तो क्या होगा? ये काउंटर ऑफर बन जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? फिर हमने कहा कि जो एक्सेप्टेंस है वो प्रॉपर उस मैनर में होनी चाहिए, उस मोड में होनी चाहिए जो बताया गया है। कोई ना बताया गया हो तो जो यूजुअल मैनर उसमें होनी चाहिए। नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ऑफर देने वाला इंसिस्ट करेगा और अगला बंदा नहीं बात मानेगा तो गड़बड़ है। और अगर ये इंसिस्ट ही ना करे तो मान लिया जाएगा कि परफॉर्मेंस या उसकी एक्सेप्टेंस ओके थी। फिर हमने कहा कि आपने बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर करना है। फिर हमने कहा कि आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। यहाँ तक बात समझ आ रही है? फिर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस भी ऑफरर को आप बताएंगे तो फिर बात बनेगी। और फिर हम लोगों ने कहा कि ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलते हैं आगे। जी जी बताइए।
ठीक है, एक्सेप्ट करने वाला बोलेगा नहीं मैं कैश में अगर करता हूँ फिर एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है। देखें, अगर ऑफर देने वाले ने कहा कि जी आप पेमेंट कैश में वो चेक से करेंगे तो ठीक है, एक्सेप्टेंस में वाले ने कहा नहीं भाई मैं चेक से नहीं करूंगा, मैं फलाने से करूंगा, तो उसने तो ऑफर की जो शर्त है उसको ठुकरा दिया, उसकी जगह काउंटर वो कर दिया। लेकिन अगर ऑफर देने वाला कहे कि इस ऑफर का जवाब आपने इस तरीके से देना है, और वो तरीका इस वक्त ये नहीं हो रहा कि वो आपकी शर्त माना या नहीं माना, एक्सेप्ट करने का जो तरीका है वो बता रहे हैं कि आपने एक्सेप्ट इस तरीके से करना है। अगर वो तरीका उसने फॉलो नहीं किया तो आप उसको इंसिस्ट करेंगे। अगर आप इंसिस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है ये मान लिया जाएगा कि आपको उसका एक्सेप्ट करने का तरीका ठीक लगा। बात समझ रहे हैं? एक बच्चे ने ऑनलाइन एडमिशन कराना था, उसने कॉलेज से कहा कि बताएं मैं एडमिशन कैसे कराऊं। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे तुम ये 4 कवाइफ लिख के हमें भेजो और नीचे लिखो आई वांट एडमिशन इन दिस क्लास, तो हम मानेंगे कि तुमने जो है वो हमें अपने सही तरीके से रिस्पॉन्स दिया। अब अगर वो फ़ोन करके कहे आई वांट दिस क्लास, तो अगर कॉलेज उस पर भी मान जाए तो ये कॉलेज की मर्जी। लेकिन कॉलेज के नहीं भाई ऐसे नहीं है, राइटिंग में दो, तुम्हें कहा है व्हाट्सएप पे लिख के दो ताकि एविडेंस रहे। कल को तुम कहोगे जी मुझे खामखा क्लास में डाल दिया, मैंने तो पढ़ना ही नहीं था। तो अगर बताया जाए कि इस मोड में जवाब दो तो उस मोड में जवाब दें, और अगर ना बताया जाए तो जो यूजुअल मैनर है उसमें। और फिर उसके बाद अगली बात ऑफरर की, ऑफरर इंसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या बात समझ आई? अब इससे आगे चलते हैं। जैसे हमने ऑफर का एक एसेंशियल पढ़ा था कि ऑफर शुड नॉट बी इन्विटेशन टू ऑफर, इसी तरह से एक एक्सेप्टेंस का एसेंशियल है जो नेगेटिव में है, इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन किसे कहते हैं? एक ऐसी कंफर्मेशन जिसमें नफी को इस बात समझा जाता है, नो को यस समझा जाता है, खामोशी को हाँ समझा जाता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को खत लिखा कि मैं ये चाहता हूं कि हम इस तरह से करें, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो खत का जवाब दे दो, लेकिन अगर तुम खामोश रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मान गए हो मेरी बात। अगर ऑफर देने वाला ऑफर में कहे कि ये मेरी ऑफर है, तुम अगर खामोश रहोगे अगले 3 दिन कोई जवाब नहीं दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मसला हो तो बोल देना, गया शायद नहीं, मसला हो तो बोल देना। अगर खामोश रहोगे तो मैं खुद ही क्या तसव्वुर करूंगा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। इस हरकत को नेगेटिव कंफर्मेशन कहते हैं कि अगर अगला बंदा रिस्पॉन्स ना दे और हम खुद ही से सोचें कि उसने कबूल कर लिया है तो ये नेगेटिव कंफर्मेशन है। उन्होंने कहा खबरदार, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। और नेगेटिव कंफर्मेशन किसे कहते हैं? ब्रैकेट में बताया, इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफिक टाइम इट वुड बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन, ये समझा जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गई है। तो एक्सेप्टेंस नेगेटिव फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यानी आप एक बंदे से कहें भाई ये चीज़ मैं तुम्हें 100 रुपये की बेचना चाहता हूँ, मेरे पास 1 किलो सेब है, मैं आपको 100 रुपये की बेचना चाहता हूँ, आपको पसंद है तो हाँ में कहें, पसंद नहीं है तो ना कर दें। उसके खामोश रहने को इनकार तो माना जा सकता है, इकरार नहीं माना जा सकता। तो अगर ऑफर देने वाला कहे अगर आप खामोश रहे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोई मसला नहीं है, ये जुमला मना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एब्सोल्यूट वो चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। आप एजम्पशन नहीं ले सकते कि वो खामोश है तो इसका मतलब है उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। और नेगेटिव कंफर्मेशन कहते हैं कि जब एक बंदा जवाब ना दे तो हम खुद से एजम्पशन ले लेते हैं कि उसको कोई मसला नहीं है। डन? तो एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा खत वाला रूल। खत भेजा, खत पहुंचा, किधर तक बात पहुंची, क्या हुई, किस तरह से हुई, तो हमें एक टाइमलाइन समझनी होगी। खत के थ्रू ऑफर, मिस्टर ए मिस्टर बी को हमेशा कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को हमेशा कहते हैं कि मेरे से क्या ले लो, 1 किलो सेब ले लो। ये भाई साहब कहते हैं कि 1 kg एप्पल ले लो मेरे से, और उनसे क्या ख्वाहिश करते हैं, मुझे 100 रुपये दे दो। डेढ़ 150 साल पीछे चलते हैं। मिस्टर ए पाकिस्तान में है और मिस्टर बी इंग्लिस्तान में है। मिस्टर ए ने पाकिस्तान में बैठ के ख़त लिखा, प्यारे बी, अगर मैं तुम्हें 1 किलो सेब दूं तो क्या तुम मुझे 100 रुपये दोगे?
ये खत उसने रवाना किया 9 मई को। नौ मई को उसने खत रवाना किया, खत पहुंचा 9 जुलाई को। 150 साल पहले खत चलाया था, कोई तेज सर्विस भी नहीं थी। पहले वो खत गया होगा कराची तक, फिर कराची की पोर्ट पे उसने इंतज़ार किया होगा, फिर एक बहरी जहाज़ रवाना हुआ होगा, फिर उस बहरी जहाज़ ने टाइम लगाया होगा, फिर वो इंग्लिस्तान में उस रेलेवेंट शहर में पहुंचने में उसको टाइम लगा होगा। 2 महीने बाद 9 मई का ख़त भेजा हुआ, वहाँ कब पहुँचा? 9 जुलाई। ऑफ़र चली किस दिन है? 9 मई को। पहुँची किस दिन है? ऑफ़र किस दिन कम्युनिकेट होती है? जब पहुँच जाती है। ऑफ़र पहुँच गई। अब वो भाई साहब ने क्या किया, 3-4 दिन सोचने के बाद उसने कहा हाँ ठीक है, कबूल है। इसने 14 जुलाई को कह दिया ओके, और ये पहुंच गया यहाँ 14 सितंबर को। उसने ये जो भेजा है ये एक्सेप्टेंस है, और ये जो ऊपर था वो क्या था? ऑफर थी। अब एक प्रॉब्लम है, सेब थोड़े से पेरिशेबल नेचर की चीज़ है, तो ये शायद हमारा 2 महीने का सफ़र नहीं तय कर पाएंगे, तो इसमें आइटम चेंज कर लेते हैं। आईफोन 150 साल पहले ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें एप्पल का आईफोन देना चाहता हूं अगर तुम मुझे 1 मिलियन, ठीक है, या $1,000 ऐसे कर लेते हैं। मैं तुम्हें एप्पल का आईफोन दूंगा अगर तुम मुझे $1,000 दो। या इसमें मैंने जो एग्जांपल देनी है ना, मुझे इसमें रिवर्स करना पड़ेगा, एप्पल इधर रखना पड़ेगा और $1,000 इधर रखना पड़ेगा। ये कुछ मसलो मसाइल है। असल में भी एग्जांपल आपने दी थी ना, तो अभी ये भुगतना पड़ेगा। इसने कहा जी मैं तुम्हें $1,000 दूंगा अगर तुम मुझे क्या करो, एप्पल का आईफोन दे दो। 9 जुलाई को उसने ख़त रिसीव किया और 14 जुलाई को उसने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे ये ऑफ़र कबूल है। जब उसने उस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस का ख़त रवाना किया तो अपने स्टाफ से कहा कि यार वो मिस्टर ए के लिए मैंने एप्पल आईफोन डन कर दिया है, स्टॉक में उसे साइड पे करके रख दो। स्टॉक में उसे साइड पे करके रख दो, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं ए को। किस दिन वचन दिया? 14 जुलाई को। लेकिन वचन पहुंचा कब? 14 सितंबर को। हुआ ये कि 1 सितंबर को मार्केट में नया आईफोन आ गया, और जो पिछला आईफोन है उसकी वैल्यू हो गई डाउन। ए ने 5 सितंबर को किसी और के साथ नए आईफोन की डील तय कर ली। क्या इन्हें कुछ गलत किया? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। उसे वेट करना चाहिए था। ठीक है, अब देखें कसूर इसमें, भाई ए तक खत नहीं पहुंचा, ए को इवन ये भी नहीं पता कि खत चला हुआ है, ए को तो नहीं पता। लेकिन ए ने एक खत भेजा जो 2 महीने लेता है, तो चंद दिन का इंतज़ार करना चाहिए उसके खत का जवाब का, और फिर 2 महीने का मजीद इंतज़ार करना चाहिए। अब इसने अगर खत रवाना कर दिया एक्सेप्टेंस का, तो ये गरीब तो सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये तो आईफोन साइड पे करके बैठा हुआ है। इस गरीब का आईफोन स्टॉक में पड़े पड़े आउट हो गया, ख़राब हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई, जबकि वो लीगली तो ओके कर चुका था। उसके पास ऑफर आई, इसने इस दिन एक्सेप्ट कर लिया और इसकी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसने तो कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर वो ए तक पहुंचने में रास्ते में खत ने टाइम लिया, तो इस बी का क्या कसूर जो स्टॉक साथ रख के बैठा हुआ है? और हो सकता है ए
1 सितंबर या 5 सितंबर को उसको खत भेजे कि नहीं मैं अपनी ऑफर खत्म करता हूं, ऑफर खत्म हो सकती है एक्सेप्ट होने के बाद? नहीं। लेकिन ए को तो पता ही नहीं कि एक्सेप्ट हुई है, उसे वेट करना चाहिए था। तो लॉ ने यहाँ ना एक बड़ा मज़ेदार सा रूल दिया, उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस में रिवर्स हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा वो बाउंड हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा वो बाउंड हो जाएगा। यानी जिस दिन इसने एक्सेप्ट किया उसकी नजर में उस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हालांकि उसको अभी एक्सेप्टेंस का पता। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब होती है? जब पता लग जाए ऑफर देने वाले को एक्सेप्टेंस का। लेकिन खत में उलट है, जिस दिन एक्सेप्टेंस देने वाले ने एक्सेप्टेंस दी और खत रवाना किया उस दिन समझा जाएगा कि ऑफरर बाउंड हो गया है। इसके साथ लिख भी लेते हैं, ए कौन है? ऑफरर, और बी कौन है? वो ऑफरी है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑफरर एक्सेप्टेंस पे कब बाउंड हो जाएगा, आप कहेंगे जिस दिन ऑफरी एक्सेप्टेंस का खत रवाना कर दे उस दिन ऑफरर बाउंड हो जाएगा। बात समझ आई? इंतहाई मजे की बात है कि चूंकि अभी ए को पता ही नहीं लगा एक्सेप्टेंस का, तो बी बाउंड नहीं हुआ। बी किस दिन बाउंड होगा? जब खत पहुंचेगा। खत किसको पहुंचा है? इसे, और बाउंड कौन हुआ है? तो ये डायगोनल बनेगा, वो खत रवाना करेगा वो बाउंड हो जाएगा, उसको खत मिलेगा ये बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी नजर में कॉन्ट्रैक्ट इस दिन बना है और इसकी नजर में कॉन्ट्रैक्ट इस दिन बना है। वो ऑफरर है, ये ऑफरी है। ऑफरर ऑफर को रिवोक कर सकता है, तो सोच के बताएंगे वो वाला ऑफरर किस दिन से पहले पहले ऑफर रिवोक कर सकता है? क्योंकि उसकी नजर में इस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना है। अच्छा, इसने भेजी है एक्सेप्टेंस, ये अपनी एक्सेप्टेंस 14 सितंबर से पहले पहले। बात समझ आ रही है? तो जब खत के थ्रू ऑफर दी जाती है तो ऑफर तो जिस दिन पहुंचती है उसी दिन दोनों की नजर में कम्युनिकेशन हो जाती है। लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एज पर ऑफरी उस दिन होती है जब खत पहुंच जाए, और एज पर ऑफरर किस दिन होती है? जब खत रवाना हो। क्या बात समझ आ रही है? क्या इसकी इंग्लिश देखने की हिम्मत करें? ये रूल सबको समझ आया? ठीक है। एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन को किताब से देखते हैं जी। किस केस में जी? इस केस में रिवोक हो सकता है, नहीं हो सकता। आप जब सामने डायग्राम बनी हुई है तो जरा रेवोकेशन पे भी थोड़ी सी और बहस कर लेते हैं। ए ने भेजी है ऑफर, ऑफर पे आप कब बाउंड होते हैं? जब एक्सेप्ट हो जाए। इसका मतलब है जिस दिन ऑफर कम्युनिकेट हुई है वो दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन आप ऑफर पे बाउंड हुए, जिस दिन इसने एक्सेप्टेंस भेजी है उस दिन ए की नजर में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो ए अपनी इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा रिवोक कब तक कर सकता है? उसके बाद नहीं कर सकता। अब अगर फर्ज करें 12 जुलाई को वो खत रवाना कर दे ऑफर की रेवोकेशन का, तो सही है? नहीं, उसे 14 जुलाई से पहले पहुंचाना है रेवोकेशन का खत, क्योंकि रेवोकेशन पहुंचेगी तो कंप्लीट होगी। रेवोकेशन चलने पे कंप्लीट नहीं होती, जैसे ऑफर चलने पे कंप्लीट नहीं होती, पहुंचने पे। लेकिन एक्सेप्टेंस उल्टी है, उधर से चलती है ये बाउंड हो जाता है, इधर पहुंचती है वो बाउंड हो जाता है। हम 150 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, जब खतों के मसले होते थे तो खतों के टाइम पे उनको डिफाइन करना पड़ता था कि एक्सेप्ट करने वाले के साथ नाइंसाफी ना हो। क्योंकि एक्सेप्ट करने वाला तो उस दिन यकीन पे आ जाता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, समझो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कानूनी तौर पे ये उस दिन बाउंड होगा जब खत पहुंचेगा, और कानूनी तौर पे वो किस दिन बाउंड होगा? ठीक। तो ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है?
यानी ऑफर देने वाला बंदा जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड होता है उससे पहले पहले रिवोक कर सकता है। इसने एक्सेप्टेंस चलाई हुई है, एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टर के नजदीक जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना है उससे पहले पहले तक वो खत्म कर सकता है। तो ऑफरर के नजदीक जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है वो उससे पहले ऑफर रिवोक कर सकता है, और एक्सेप्टर के नजदीक जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो उससे पीछे पीछे एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। डन। इसी की पेचीदा सी इंग्लिश किताब में देखते हैं, एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन का जिक्र हुआ और उसके साथ साथ हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, इन सब की टाइमलाइन को इकट्ठे देख लिया। किताब से पूछते हैं, पहले तो वो एक्सेप्टेंस के जुमले देखते हैं। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रोपोजर। अगेंस्ट प्रोपोजर का मतलब है प्रोपोजर के हिसाब से। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर प्रोपोजर। प्रोपोजर ऑफर के नजदीक एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट होगी? व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन है भेजना, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जब उसको भेजने के रास्ते पे डाल दिया, आसान अल्फाज में जब खत रवाना कर दिया। तो ऑफरर उस दिन कम्युनिकेशन समझेगा एक्सेप्टेंस की जिस दिन कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के नजदीक किस दिन कंप्लीट होगी? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रोपोजर, जब वो प्रोपोजर के पास आ जाए। तो अगेन मैंने कहा कि अगर आप एक डायगोनल बना दें, खत वो भेजता है, ये बाउंड हो जाता है, ये रिसीव करता है, वो बाउंड। जिसके हाथ में वो नहीं, सामने वाला बंदा बाउंड हो रहा है। खत भेजते हुए उसके हाथ में था 14 जुलाई को, तो खत उसके हाथ में था, एक्सेप्टेंस के बाउंड कौन हुआ? ए। और जब ए को खत मिला तो बी। तो जिसके हाथ में खत है वो नहीं, सामने वाला बंदा बाउंड हो रहा है। इस चैप्टर में सबसे पेचीदा बात यही है। क्या ये बात समझ आई? कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर प्रोपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ प्रोपोजर। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी जी बताइए। ए ने ऑफर दी है बी को, जी जी अगर ए ने बी को ऑफर दी है और बी उस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहता है तो रिजेक्शन का खत भेज दे। मजे की बात है वो कुछ ना करे, खामोश रहे, ऑफर खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगी। खामोशी को इनकार समझा जा सकता है, खामोशी को इकरार नहीं समझना। याद आपने कहा था नेगेटिव कंफर्मेशन ना हो। एक बंदे को अगर आप ये कहेंगे तुम खामोश रहोगे तो मैं ओके समझूंगा, वो गलत है। लेकिन अगर वो खामोश रहे और आप इनकार समझें, ये अलाउड है। तो वो खत का जवाब ना दे। याद है हमने क्या कहा था कि या तो वो ऑफर एक्सेप्ट ना करे या एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दे। ऑफर के लैप्स का जुमला याद है? ठीक है ना? जी अब अगेन देखते हैं इसमें नॉन एक्सेप्टेंस हो या एक्सप्रेस रिजेक्शन हो। ऑफरी या तो एक्सेप्ट ही ना करे या कह दे कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो बता दे मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, या खामोश रहे। दोनों सूरतों में ऑफर खत्म हो जाएगी। एक भाई ने पूछा कि क्या इसमें अब रीजनेबल टाइम कितना होगा? जब आपने खत भेजा और आपको पता है कि 2 महीने लगते हैं, तो आपको ये भी पता है कि खत का वापस आने में भी 2 महीने लगेंगे। और ये भी जहन में होना चाहिए कि अगला बंदा सोचने में और देखने में कि उसके पास स्टॉक में आईफोन पड़ा है या नहीं पड़ा, उसको भी टाइम लगेगा। तो असूलन आपको तकरीबन कुछ 4.5 महीने तो जहन में रखने चाहिए। जी जब स्पेसिफाइड ना हो। अगर उसने खत में लिख दिया था कि फलाना तारीख तक तुम्हारा खत ना पहुंचा, ए ने ऑफर दी 9 मई को, पहुंच गई 9 जुलाई को, खत में लिखा हुआ था कि भाई मुझे अगर आपने 30 जून तक बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा। उसको समझ आ गई कि 30 जून तक तो मैं खत पहुंचा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये ऑफर तो तकरीबन बेकार हो गई, क्योंकि उसमें वो उस टाइम को फॉलो नहीं कर सकेगा। अगर खामोश रहे, टाइम ना बताए, तो फिर क्या रूल है? रीजनेबल टाइम। तो इस तरह के मामले में जिसमें खत से ट्रैवल हो रहा है, जिसमें खत जो है वो एक बहरी जहाज के थ्रू जा रहा है, जिसमें एक स्लो प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो रीजनेबल टाइम क्या है? 4 साढ़े 4 महीने। हाँ व्हाट्सएप पे दी गई ऑफर का शायद रीजनेबल टाइम 4-5 दिन हो।
कि हो सकता है कॉलेज ने आपको मैसेज किया होगा कि भाई आपकी सीट रखी हुई है, आप जल्दी से पैसे जमा कराएं और क्लास का हिस्सा बन जाएं। आपने 4 दिन तक जवाब नहीं दिया, 4 दिन में क्लास फुल हो गई, 5वें दिन आपने कहा हाँ भाई मुझे कबूल है, अब कॉलेज ने कहा हमें कबूल नहीं। आप कहेंगे ये क्या बात है, आपने मुझे ऑफर दी थी। वो कहेंगे भाई रीजनेबल टाइम तक तुमने एक्सेप्ट नहीं की। तो शायद कॉलेज की एडमिशन फास्ट ट्रैक टाइप में, फास्ट ट्रैक में 4 दिन भी रीजनेबल है, पूरी रिजल्ट में 2-3 हफ्ते तक शायद एडमिशन चलते रहे। तो रीजनेबल का वर्ड इतना रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल उसे कहते हैं जो मुनासिब हो, और मुनासिब उसे कहते हैं जो सिचुएशन में मुनासिब हो, और हर सिचुएशन का मुनासिब दूसरी सिचुएशन के मुनासिब से डिफरेंट है। आज आप में से किसी ने ईमेल की कि सर ज़रा मुझे रीजनेबल टाइम में जवाब दे दीजिएगा, तो शायद 2 दिन बाद का जवाब भी ओके हो। पेपर से पिछली रात 11 बजे आपने ईमेल की, सर रीजनेबल टाइम में रिप्लाई कर दीजिएगा, तो शायद आधा पौना घंटे से ज़्यादा टाइम भी रीज़नेबल ना हो, क्योंकि आपने जवाब देखना और उसके बाद सो जाना हो। तो वही स्टूडेंट, वही टीचर, वही ईमेल, कभी रीज़नेबल 2 दिन है और कभी 1 घंटा है। तो रीज़नेबल ना अदालत में फिर डिबेट है। एक अच्छा वकील जाके अदालत में फिर साबित करेगा कि किस तरह के टाइम को रीज़नेबल। तो बेहतर क्या है पार्टीज़ के लिए कि कंक्रीटली डिफाइन कर लिया करे, इतना टाइम, फलाना शर्त, फलाना शर्त। जब वो नहीं डिफाइन करते तो फिर बात अदालती उसमें चली जाती है कि वहाँ पे कौन साबित करेगा कि क्या रीज़नेबल था और क्या रीज़नेबल नहीं था। डन? क्या ये बात हमें समझ आ रही है? अब टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है, मुझे बताएंगे कब तक रिवोक हो सकती है ऑफर? 14 जुलाई तक। ये तो एक एब्सोल्यूट जवाब है। इसको ज़रा थोड़ी सी अंग्रेजी ज़बान में बताएं, मतलब 14 तारीख नहीं, मुझे कानून बताएं जी। ऑफरी की एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने से पहले तक रिवोक हो सकती है। तो मुझे बताएं एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस ऑफरर तक, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस पहुंचने तक रिवोक कर सकते हैं। या आसान अल्फाज में आप कहते हैं ऑफर तब तक रिवोक हो सकती है जब तक ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है। और एक्सेप्टेंस कब तक वो हो सकती है रिवोक? जब एक्सेप्टेंस की नज़र में, एक्सेप्टर की नज़र में जिस दिन कम्युनिकेशन हुई है। तो आसान अल्फाज में दोनों अपना अपना डॉक्यूमेंट अपनी नज़र में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से पहले कर सकते हैं। अब प्रपोजल में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। जो सामने वाला, आपने एक ऑफर दी हुई है, अगले के एक्सेप्ट करने से पहले रिवोक कर दे, ये सामने की बात हो गई। और अगर खत की बात करें, और कम्युनिकेशन ऑफ इस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट, यानी कि एज पर द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। प्रपोजल आप एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन या जब आपकी नजर में कम्युनिकेशन हो, ये उससे पहले खत्म कर सकते हैं। Acceptance can be revoked at any time before communication of acceptance is complete as against the acceptor but not acceptance। आप उस वक्त तक रिवोक कर सकते हैं जब तक एक्सेप्ट करने वाले की नज़र में कम्युनिकेशन नहीं हो गई। और एक्सेप्ट करने वाले की नज़र में कम्युनिकेशन कब होती है? जब खत रवाना होता है, जब खत पहुंचता है। तो एक ही चीज़ है जिसको 2 दफ़ा किताब ने घुमा के बताया। जो रिवोक कर रहा है उसकी नज़र में रेवोकेशन कब होती है? करने वाला जिस दिन भेजता है उसकी नज़र में उस दिन होती है, लेकिन करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको रिवोक कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भाई ऑफर देने वाले ने ऑफर की रेवोकेशन भी भेज दी, ये दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा दिन है? जब रेवोकेशन पहुंचे। तो रेवोकेशन कब तक पहुंच जानी चाहिए हमारी एग्जाम्पल में? 14 जुलाई से पहले जी। अगर ऑफर की रेवोकेशन पहुंची 15 जुलाई को और एक्सेप्टेंस रवाना हो चुकी थी 14 जुलाई को, तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर पे बाउंड हो चुका था 14 जुलाई को। तो आपने याद होगा, हमने कहा था रेवोकेशन ऑफर के एक्सेप्ट होने के बाद नहीं हो सकती। अब आप कानूनी तौर पे फंस गए। डन? तो किताब कहती है कि जो रेवोकेशन है इसकी कम्युनिकेशन कब होती है? जो पर्सन रिवोक कर रहा होता है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। जो रिवोक कर रहा होता है उसके लिए व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भेजा कब, इंपॉर्टेंट क्या है किसके अगेंस्ट रिवोक किया है। जो जिस बंदे को उसने कहा कि मैं रिवोक करता हूं, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द रिवोकी। अगेन वही पुराना प्रिंसिपल, रिवोक कर किसे कहेंगे? जो रिवोक कर रहा है। और रिवोकी
तो ऑफर रिवोक करने वाले के लिए उस दिन कम्युनिकेट होगी जब वो रिवोक कर रहा है, लेकिन असल में ये बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको वो इनकार कर रहा है उसके पास कब पहुंची। तो रेवोकेशन उस दिन कंप्लीट होगी जिस दिन पहुंच जाएगा खत। तो ऑफर और रेवोकेशन की कहानी सीधी है, ये पहुंचने पे कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस की कहानी उल्टी है, ये रवाना होने पे कम्युनिकेशन हो जाती है। वो रवाना करता है, ये बाउंड हो जाता है, इसके पास पहुंचती है, वो बाउंड हो जाता है। जी जी, अगर उसके पास खत पहुंच गया लेकिन उसने खत पढ़ा नहीं था, ये बात हम लोगों ने तय की थी कि खत पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, खत पहुंचना। चूंकि खत पढ़ा नहीं पढ़ा में सच झूठ हो सकता है, खत पहुंचा या नहीं पहुंचा वो कागजों से साबित हो जाएगा। तो जिस दिन खत पहुंचा उस दिन हम मान लेंगे। मज़ा तब आता है कि जब उसी दिन रेवोकेशन का खत पहुंच गया और उसी दिन एक्सेप्टेंस का खत रवाना हो रहा हो। तो फिर उस पुराने ज़माने में क्या होता था, पूरा एक लॉग मेंटेन होता था कि कौन सा खत किस वक्त रवाना हुआ, कौन सा खत किस वक्त पहुंचा है, किस वक्त उसको लोगों ने रिसीव किया, उसकी एक पूरी लॉग बुक बनती थी। अगर टाइम में आपकी रेवोकेशन एक्सेप्टेंस का खत रवाना होने से पहले पहले आपकी रेवोकेशन पहुंच गई तो रेवोकेशन तो हो गई, लेकिन अगर रेवोकेशन बाद में पहुंची और वो खत पहले रवाना हो गया तो तुम्हारे हाथ की पहुंची न जाने किस जगह पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। पुराने ज़माने की बात है ना, 150 साल पुरानी। पहुंची कहते हैं ब्रेसलेट को, हाथ के जेवर को, उर्दू प्योर उर्दू ज़बान में। तो है कि तुम्हारे हाथ की पहुंची न जाने किस जगह पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। उर्दू बी के अंदर जो है ना इस तरह की वो लिखी हुई होती थी कि जो है ना वो समटाइम इस तरह से वो एक वो लफ्ज़ की तकरार जो है उसमें वो होता है। तो ये तकरीबन वैसी ही बातें हैं कि पता नहीं कहाँ पहुंची, किसको पहुंची, किस टाइम पे पहुंची, उसने पहुंचाई ये फंस गया, इस तक पहुंची वो फंस गया। तो ख़त का रूल थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आज हम कम चीज़ पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा टेक्निकल बात पढ़ेंगे और उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। मुझे स्टिल बता दें कि किसी रूल में किसी को कोई कन्फ्यूजन, ये मौका आपको कल दोबारा भी मिलेगा। जी जी बिल्कुल। अब 14 सितंबर को अगर एक्सेप्टेंस भी मिल जाए और 14 को ही रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिल जाए, पहली बात यह कि जिसने एक्सेप्टेंस रवाना की जिस रास्ते से, अगर उसी रास्ते से वो रेवोकेशन रवाना करेगा तो एक्सेप्टेंस आगे आगे जा रही होगी, रेवोकेशन पीछे पीछे आ रही होगी। एक बहरी जहाज से ये भेजा, अगले दिन के बहरी जहाज से वो भेजा, तो वो बहरी जहाज पहले पहुंचेगा, ये बहरी जहाज अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो पीछे वाला बहरी जहाज उसको ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। तो होता क्या था, जैसे आजकल होता है ना, खत पहुंचता है लेट और कोरियर पहुंचता है जल्दी, रजिस्ट्री पहुंचती है जल्दी। तो उस ज़माने में भी ऐसे होता था कि एक सुस्त जरिया होता था, एक तेज़ जरिया होता था। सुस्त जरिया होता था कि आपका खत बहरी जहाज़ पे या ऊँटों के काफ़िले पे लद के जाता था और आहिस्ता 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 मंजिल तक पहुंचता था। और अगर आपने कोई ख़त पिछले ख़त से जल्दी पहुंचाना होता था तो फिर आप तेज़ रफ्तार कासिद को ढूंढते थे जो घोड़े पे, तेज़ घोड़े पे सवार हो के जो 10-10, 11-11 घंटे तक तेज़ी से दौड़ता रहता है। तो वो जहाँ पे ख़त ऊँटों वाले रास्ते से 25 दिन में पहुँचता था, वो घोड़े वाले तरीके से 4 दिन में पहुँच जाता था। इसी तरह से एक बहरी जहाज़ वाला रास्ता और एक हवाई जहाज़ वाला रास्ता। तो आपने बहरी जहाज़ से एक्सेप्टेंस भेजी हुई और आधे टाइम पे आपको एहसास हुआ कि वो हो नहीं, मुझे नहीं भेजनी चाहिए थी ये, तो फिर आप खर्चा करें और हवाई जहाज़ से रेवोकेशन, इस एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले पहले इसकी रेवोकेशन पहुंचा दें। अगर सेम डे दोनों पहुंच गए तो फिर अगली डिबेट वही होगी टाइम की। हमें असूलनी बातें नहीं पढ़नी चाहिए। हम आज डिजिटल दौर में बैठे हुए हैं जहां 1 सेकंड में एक्सेप्टेंस हो जाती है, 1 सेकंड में ऑफ़र चली जाती है। लेकिन चूंकि 1872 का लॉ है, अंग्रेज़ हमें तोहफे के तौर पे दे के गए हैं, हम इसका अभी तक एहतराम करते हैं और ICAP ने भी इस लॉ को जो है वो सिलेक्ट किया है कि आप इसको ज़रूर पढ़ाएं। तो इसलिए हमने ये ख़तों वाले रूल को देखने की कोशिश की। क्या ये ख़त वाली बातें समझ आई हैं? क्या ये सबको समझ आई हैं? मेरा अपनी टीम से एक सवाल है, क्या हमारे पास पुरानी वाली स्लाइड्स पड़ी हैं इस सिस्टम में? नहीं पड़ी हुई? ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी पास पेपर की शक्ल दिखाता कि सवाल किस नोयत के होते हैं। ऑल्दो हमने कल एक डिबेट तो करनी है कि ICAP में सवाल किस तरह के आते हैं, वो कैसे होते हैं, तो चलें कल डिबेट करते हुए मैं थोड़ा सा आपको दूंगा। तो कुछ सवाल होते हैं क्रैमिंग बेस्ड,
जो सीधे सीधे से रट्टे होते हैं, और कुछ में हमने एक लॉजिकल बहस करनी होती है कि जी रूल के मुताबिक ये चीज़ क्या होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। तो क्या ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया है? पक्का। जैसे आपने ये किताब ली है ना नोट्स की, एक दूसरी किताब है जो कि तकरीबन 160 या 200 रुपये टाइप की है, सस्ती सी किताब है, वो है पास पेपर की किताब। उसमें क्या है, पास पेपर के सवाल हैं, उनके जवाब हैं, एग्जामिनर ने अगर उस पर कमेंट्री की है तो वो कमेंट्स हैं, और मार्किंग स्कीम है कि क्या लिखने के कितने नंबर थे और क्या लिखने के कितने नंबर थे। तो हो सके तो आपने इस चैप्टर के पास पेपर अपने तौर पे देख के अंदाज़ा लगाना है कि क्या आपको सवाल समझ आ रहे हैं। जब हम अगले दिन इकट्ठे हों तो हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे ये क्या था, किस तरह से था। हम क्या करेंगे, हम फास्ट ट्रैक में आपका टाइम बचाने के लिए रादर देन कि हम क्लास में पास पेपर डिस्कस करें, आपके सिलेबस में हम 18 एक्स्ट्रा वीडियोस डालेंगे आपके पोर्टल के ऊपर जो पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं टीम से डिस्कस कर लूँगा, आपके एक फ़ोल्डर बन जाएगा अलग से, आपके कोर्स के एंड पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा पास पेपर डिस्कशन, और जैसे ही हमारा कोई चैप्टर ख़त्म होगा, अगर हमारे पास वक्त हुआ हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अगर वक्त ना हुआ तो वो एक वीडियो अलग से बन जाएगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपने उस दिन की वीडियो देखी, जैसे ही ख़त्म हुई आपने कहा बड़ी मज़े की स्टोरी थी, फ़ौरन से पास पेपर की वीडियो भी चला ली। तो फिल्म की तरह नहीं देखना, चैप्टर को समझने के बाद सवाल देखने, टक्कर मारनी है उसमें, ज़रा समझना है कि मेरे जहन में क्या जवाब आ रहा है, फिर मेरी तबसरे वाली वीडियो देख सकते हैं, और वो जो किताब पास पेपर्स वाली है वो देख सकते हैं। और किताब की सॉफ्ट कॉपी शेयर्ड है इनके साथ, उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी शेयर्ड है। तो अब आपके पास सॉफ्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है, वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक आ रहा होगा जो हमारा ग्रुप है, आप वहाँ जाएंगे तो किताब के नोट्स सॉफ्ट में मौजूद हैं, पास पेपर्स के सवाल और उनके जवाब सॉफ्ट में भी मौजूद हैं। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी तैयारी जल्दी हो जाए, आप जल्दी लिख के फ्री हो जाएं और एम ही देखना चाहेंगे पास पेपर किस तरह के हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, और ओवरनाइट या एक आध दिन के अंदर आपको वो वीडियो पास पेपर की डिस्कशन की भी मिल जाएगी। और कल फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने सवाल सॉल्व कैसे करना है, और उस डिस्कशन के साथ हम चैप्टर 3 में एंटर होके कुछ ना कुछ चैप्टर 3 को भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। डन। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। फ्राइडे वाले दिन हमारा ये 2:15 बजे वाला टाइम है, बाकी दिनों में हमारा 2 से 4 टाइम है इंशाल्लाह। डन। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।